guys, welcome to your channel टारगेट विद सचिन। तो आई होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि हमने कल उद्योचन तक का कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हमने देखा उसका बार नेपाल के डोटी राजाओं के साथ किस प्रकार से युद्ध चलता रहा। आज हम उससे आगे का देखेंगे। तो इसके बाद उद्योचन के बाद उसका पुत्र ज्ञानचंद गद्दी पर बैठता है, जो 1698 से लेकर 1708 ईस्वी तक राज करता है। ठीक है। जैसा कि इसके पूर्वजों का इतिहास रहा कि वो हमेशा डोटी लोगों के साथ लड़ते रहे, तो इसका भी क्या रहा, ये भी अपने पूरे राज्यकाल में क्या रहा, गढ़वाल और डोटी से युद्ध लड़ता रहा। ठीक है। इसका जो प्रथम आक्रमण था वो गढ़वाल की पिंडर घाटी में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इसका प्रथम युद्ध था वो कहाँ हुआ था, पिंडर घाटी में हुआ था, जहाँ इसने क्या किया, थराली और गैरसैंण के उपजाऊ प्रदेश को लौट डाला। मतलब वहां तक इसके भयानक आक्रमण करा था इसने वहां पे। तथा वहां से ये क्या करता है, नंदा देवी की स्वर्णिम मूर्ति को अपने साथ ले आता है और अल्मोड़ा में स्थित नंदा देवी के मंदिर में स्थापित कर देता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी आएगा क्वेश्चन की नंदा देवी की स्वर्णिम प्रतिमा कौन अपने साथ लेके आया था, तो वो कौन लेके आया था, गरुड़ ज्ञानचंद लेके आया था। इसके बाद 1703 में इसका दूधातोली में संघर्ष चलता है पंवार वंश के फतेह शाह के साथ, जो कि गढ़वाल का उस समय का राजा होता है। ठीक है। इसने भी अपने पूर्वजों की तरह डोटी अभियान चलाया था। तो जब हमने लास्ट पढ़ा था कि उद्योचन क्या होता है, अपने आखिरी युद्ध में डोटियों से हार जाता है संघर्ष करते वक्त, तो इसका बदला लेने के लिए क्या करता है, 1704 में क्या करता है, अपने पिता की करारी हार का बदला लेने के लिए ये डोटी पर आक्रमण कर देता है और कुमाऊं सीमा में स्थित मलेरिया ग्रस्त भावर में लड़ता है। वो जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, कुमाऊं में, जहाँ पे एक मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र था, वहाँ पर यह युद्ध होता है, जिसमें ये क्या करता है, डोटी नरेश को हरा देता है। किंतु कुमाऊं जो उसकी सेना होती है वो क्या हो जाती है, मलेरिया का शिकार हो जाती है। फल तो इसे वहां से भागकर जल्दी से वापस आना होता है। ठीक है। वापस आने पर ये भी क्या करता है, अपने पूर्वजों की तरह, ये भी मतलब धर्मात्मा प्रकार का इंसान होता है, तो ये भी क्या करता है, अनेक प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जगतचंद गद्दी पर बैठता है। जगतचंद सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्यों है, जगतचंद इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका शासन काल क्या माना जाता है, चंदों का सर्वाधिक उत्कीर्ण काल। ठीक है, उत्कर्ष काल माना जाता है। तो जनता की नजरों में एक तो सर्वश्रेष्ठ शासक होते हैं, सारे चंद राजाओं में सर्वश्रेष्ठ शासक चंद इसे ही माना जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब सिर्फ 12 वर्षों का ही होता है, लेकिन इन 12 वर्षों में ये क्या करता है, अपनी प्रजा का दिल जीत लेता है, उनके सभी कष्टों का निवारण करने की कोशिश करता है, उनकी मांगों को पूरी करने की कोशिश करता है। इसलिए विद्वानों ने क्या कहा है, जगतचंद के काल को स्वर्णिम काल कहा गया है। ठीक है, कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा गया है। इसका जो युद्ध है, इसके समय पे भी क्या होता था, गढ़वालियों के साथ इसका युद्ध बना रहता था। तो गढ़वाल शासक उस समय कौन था, फतेह शाह था। जो समय पंवार वंश का शासक था वो कौन था, फतेह शाह था। तो उसके साथ भी इसका युद्ध होता रहता था। तो वो श्रीनगर भी जीतता है और फतेह शाह क्या करता है, ये जब युद्ध करता है तो ये क्या कर लेता है, श्रीनगर को जीत लेता है, और जो वहाँ का राजा होता है फतेह शाह, वो दून की ओर भाग लेता है। कुछ किताबों में दिया है कि वो रानीहाट भाग गया था, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। नेक्स्ट क्या करता है, ये जब वहां जीत जाता है तो ये वापिस आता है कुमाऊं। ठीक है। तो वहां पर ये क्या करता है, श्रीनगर में अपना एक प्रतिनिधि रख देता है। ठीक है, वहां पे जो उस समय शासन कर रहा था अपना एक प्रतिनिधि रख देता है। बाद क्या होता है कि फतेह शाह अपना जो बदला लेने के लिए वापस आता है। जो भी वहां पे प्रतिनिधि रखा हुआ था वहां पर अटैक करता है, काफी बड़ी संख्या में ठीक है। तो उसको और बैजनाथ घाटी को रौंद देता है, मतलब वहां पे उसका अत्यधिक प्रभाव होता है, मतलब
तबाही मचा देता है। तो इसके बाद क्या करता है वो, जो एक घरसार ग्राम होता है उसको बद्रीनाथ को चढ़ा देता है, मतलब वापस आने पर वो बद्रीनाथ मंदिर में एक चढ़ावा टाइप का देता है जो वहाँ का एक घरसार ग्राम होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी आ सकता है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि उसने अपने पूर्वजों की भांति क्या किया था, मुगल सम्राट बहादुर शाह को अनेक कीमती पहाड़ी चीजें दी। मतलब इसके समय पे जो मुगल कालीन शासक था वो कौन था, सम्राट बहादुर शाह। ठीक है, तो उस समय ये भी क्या करते थे, उसे बहुत सारी कीमती चीज देता है, जैसे जानवरों की खाल, सोने चांदी के बर्तन वगैरह जो कुछ भी होते थे, घोड़े हाथी वगैरह से तोहफे के रूप में देता है। इसने जुआरियों पे भी कर लगाया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने देखा होगा बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुआरियों पर टैक्स लगाने वाला कौन सा राजा था, तो वो कौन था, जगतचंद था। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो होती है वो चेचक से होती है। इसकी मृत्यु किससे होती है, चेचक से होती है। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट अगला है वो होता है देवीचंद। अब देखो इसके बाद के जितने भी शासक होंगे ना, उनका शासनकाल बहुत ही मतलब एक तो बहुत ही छोटा शासनकाल होता है, और इनके शासनकाल में उसमें बहुत षड्यंत्र होते हैं। ठीक है, तो जो देवीचंद होता है ये एक अयोग्य शासक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इसके राज्य में पंडित ज्योतिष होते थे तो ये इसे गलत गलत चीजें बताते थे, तो ये चाटुकार टाइप का बन गया था। और उनके कहने पर ही क्या होता है, मुगलों और गढ़वालों पर युद्ध का ऐलान कर लेता है। इतने बड़े उस समय पे, जबकि गढ़वाल के शासक बहुत साहसी शासक थे, और आपको पता ही है मुगल की काफी बड़ी सेना थी, फिर भी ये क्या करता है, उनकी बातों में आकर उनसे लड़ने का ऐलान कर देता है। तो इसके राज में बहुत सारे षड्यंत्र थे, राजकोष का अधिक व्यय होता था, सर्वाधिक राजकोष का व्यय यही होता था कि ये दान बहुत देता था। जो भी ये पंडित होते थे चाटुकार, इन लोगों को क्या क्या देना पड़ता था, इसे दान, इनकी बातों में आकर। ठीक है, और इसका जो ख्वाब था कि ये क्या बनेगा, गढ़वाल का विक्रमादित्य बनने का लालच था, इसलिए इसके समय पे बहुत सारी अराजकताएं हुई थी इसके शासनकाल में। इसके बाद जो शासक था वो बना तो अतिचंद था, लेकिन जो देवीचंद उसके बारे में एक कहावत और कही जाती है कि वो क्या था, उसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ठीक है, ये हम इम्पोर्टेंटली याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत जगहों पे आपको दिखेगा। तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है, तो देवीचंद को कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक है वो कल्याण चंद है। तो कल्याण चंद का क्या होता है, कल्याण चंद के समय पे 1743 में क्या होता है, रोहिलों का आक्रमण हो जाता है। वो उसका नेतृत्व करता है अली मोहम्मद खां। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसका कारण ये था कि दाऊद खां की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण ये क्या कर देते हैं, कुमाऊं पर अटैक कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है देवीचंद ने क्या कहा था, ऊपर युद्ध का ऐलान कर देता है, तो धीरे धीरे अब वो युद्ध शुरू होने लगता है। ठीक है, तो गढ़वाल शासक जो प्रदीप शाह है उस समय इसकी मदद करता है। गढ़वाल का जो शासक होता है उस समय प्रदीप शाह होता है, ये इसकी मदद करता है। ठीक है, और पहला शासक होता है जो क्या करता है, किसी कुमाऊं के शासक की मदद करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसने क्या किया, जब बहुत ज़्यादा युद्ध बढ़ा। ये कहानी अभी भी आपको अल्मोड़ा की किताबों में मिल सकती है, जो भी अल्मोड़ा से रिलेटेड बुक्स हैं उसमें मिल सकती है, कि अल्मोड़ा के जो कई मंदिर थे उस समय तोड़ दिए गए। लोग डर के मारे मुसलमान बनना शुरू कर देते हैं, और जिसका प्रभाव हम आज भी देखते हैं। आज भी क्या है, अल्मोड़ा में कई लोग क्या होते हैं, मुस्लिम होते हैं, तो वो इसी डर का शिकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो राजा है वो होता है दीपचंद। तो दीपचंद के समय में क्या होता है, यहीं से क्या होता है, चंद्रवंश का पतन शुरू होता है। दीपचंद के समय से चंद्रवंश का पतन शुरू होता है। ठीक है, अब दीपचंद की सेना में एक जो इसका एक फैक्ट है समझने लायक, वो यही है कि दीपचंद की सेना में एक मोहन सिंह नाम का व्यक्ति होता है। ठीक है, उसकी सेना में एक मोहन सिंह नाम का व्यक्ति होता है। तो वो क्या करता है, इसके ही राज दरबार में क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है, षड्यंत्र कर देता है, और दीपचंद व उसके परिवार को बंदी बनाकर खुद को मोहन चंद नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। तो जो मोहन सिंह होता है वो क्या करता है, षड्यंत्र करता है और अपने ही राजा को, परिवार को बंदी बनाकर जेल में डाल देता है, और मोहन चंद नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। मोहन सिंह से मोहन चंद बनकर गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, इसका कार्यकाल जो होता है 1777 से 79 के बीच का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आते हैं, जैसे कि मोहन चंद जो होता है उसके दुश्मन तो उस समय कौन होते हैं, नेपाल और गढ़वाल के लोग, पवार वंश और
डोटी लोग उसके क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो उनके खिलाफ भी वो क्या करता है, अराजकता फैला देता है, मतलब डराने धमकाने की कोशिश करता है। ठीक है, बात क्या होता है, जो मोहन चंद होता है उसका दरबारी होता है कौन, हर्षदेव जोशी होता है। ठीक है, तो हर्षदेव जोशी क्या करता है, जब वो देखता है कि हमारा पतन होने को शुरू होने को है, तो वो क्या करता है, डोटी और गढ़वाल के साथ मिल जाता है। ठीक है, डोटी और गढ़वाल के साथ मिल जाता है, और ललित शाह क्या कर देता है, जो गढ़वाल का शासक ललित शाह होता है वो क्या कर देता है, उस समय पर अटैक कर देता है। ठीक है, जिस कारण मोहनचंद क्या करता है, वहां से भाग जाता है। उस युद्ध को बोलते हैं हम भगवाली पोखर का युद्ध। ये आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपके 1779 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, भगवाली पोखर, भगवाली पोखर में ही युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें एक चीज है वो है कि जो मौला राम की गढ़ राजवंश बुक है, उसमें कहते हैं कि जो जो पवार वंश का उस समय का राजा ललित शाह था, उसका जो पुत्र होता है प्रद्युम्न शाह, वो क्या करता है 1779 में गढ़वाल की गद्दी पर बैठ जाता है। तो ललित शाह तो अटैक करता है, लेकिन बैठता कौन है, उसका पुत्र बैठ जाता है। ठीक है, और जो गढ़वाल शासक कीर्ति शाह होता है 1786 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जो ललित शाह है उसके दो पुत्र होते हैं, बड़ा पुत्र होता है उसका कीर्ति शाह, और एक छोटा पुत्र होता है प्रद्युम्न शाह। ठीक है, तो उसका जो बड़ा पुत्र है वो तो गढ़वाल में शासन कर ही रहा था, लेकिन जब देखते हैं ये लोग की कुमाऊं की गद्दी खाली है, तो इसलिए वो प्रद्युम्न शाह को वहां भेज देते हैं। ठीक है, तो प्रद्युम्न शाह का क्या होता है, जब कीर्ति शाह की मृत्यु होती है तो प्रद्युम्न शाह का ध्यान फिर से कहाँ चला जाता है, गढ़वाल में अपने राज्य में चले जाता है। ठीक है, और तो मौका देखकर क्या होता है कि 1786 में मोहन सिंह दोबारा अटैक करता है और कुमाऊं की गद्दी पर विराजमान होता है, जो पहले 1790 के भगवारी पोखर युद्ध में भाग गया होता है। ठीक है, इसके बाद 1788 में क्या होता है, प्रद्युम्न शाह व दरबारी हर्षदेव मिलकर क्या करते हैं, मोहनचंद की हत्या कर देते हैं। फिर से हर्षदेव जोशी क्या करता है, दोबारा मदद करता है किसकी, पंवार वंश की। ठीक है, तो 1788 में प्रद्युम्न शाह और वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, मोहनचंद की हत्या करवा देते हैं। तो अब क्या होता है, कुमाऊं की गद्दी तो होती है खाली, लेकिन प्रद्युम्न शाह क्या कर देता है, मना कर देता है, क्योंकि प्रद्युम्न शाह अपना गढ़वाल की गद्दी संभाल रहा होता है उस वक्त। ठीक है, इसलिए वो गद्दी पर बैठने से मना कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि कनिष्ठ चंद परिवार का कोई, जो रौतेला परिवार का क्या होता है, जो शिव रौतेला है, कनिष्ठ चंद के रौतेला परिवार का जो शिव रौतेला है, वो शिवचंद नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो बात क्या होता है कि जो मोहनचंद का भाई होता है, वो मोहनचंद की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या करता है, जो भी उस समय गढ़वाल शासक था उसके भाई के साथ मिलकर इस शिवचंद की क्या कर देता है, हत्या कर देता है, और खुद क्या करता है, मोहनचंद के भाई का रिश्तेदार, और उसी समय उसके भाई का जो रिश्तेदार होता है वो महेंद्रचंद्र नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, और यही क्या होता है, चंद्रवंश का अंतिम शासक होता है। तो अंतिम शासक देखो, मोहनचंद और महेंद्रचंद में कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमें ध्यान रखेंगे कि मोहनचंद ने बदला लिया था, और मोहनचंद के भाई का जो रिश्तेदार था वो था कौन, महेंद्रचंद, जो गद्दी पर बैठा था और अंतिम शासक था। तो हर्षदेव जोशी जो है 1790 से 91 में गोरखाओं को बुला लेते हैं। तीसरी बार क्या करते हैं, हर्षदेव जोशी का ये तीसरी बार षड्यंत्र होता है। वो क्या करते हैं, मतलब षड्यंत्र भी कह सकते हैं, या फिर अपने राज्य को बचाने की कोशिश भी कह सकते हैं। तो वो क्या करता है, तीसरी बार गोरखा, यानी कि इस बार वो न गढ़वाल न किसी को, वो सीधे डोटियों को आमंत्रित कर देता है और कुमाऊं पर अटैक करवा देता है। और यहीं से क्या होता है, कुमाऊं में चंद राजवंश खत्म होता है और नेपाल का जो गोरखा शासन है वो शुरू हो जाता है। और उसका जो नेतृत्व कर रहे होते हैं उसका नाम होता है रण बहादुर शाह। तो यही वहाँ का क्या बनेगा, पहला राजा बनेगा। तो जब हम इसके बाद तो हम पहले गढ़वाल वंश खत्म करेंगे, उसके बाद हम गोरखा शासन जब पढ़ेंगे। इसमें तीन ही चीज पढ़नी है हमें, चंद्रवंश और आपका पंवार वंश और गोरखा वंश। तो इतना ही क्या है उत्तराखंड का अभी
इतिहास है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपको इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ पर इससे रिलेटेड क्विज के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो वहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।